वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 का है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि हम लोग टॉपिक को सुन के ही पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इससे पता चलता है कोई इनकम से रिलेटेड मैटर है और इसमें सर्कुलर फ्लो होता है उस चीज का, मतलब जहां से स्टार्ट होगा खत्म भी वहीं पर। जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आया यहाँ पे, फिर ऐसे गया ऐसे, मतलब यहीं पे खत्म होने का है। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मतलब कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमको उसका बेस पता चलता है चैप्टर का। और इंट्रोडक्शन ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ के। इसलिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को अच्छे से लेते हैं। पहला, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग वांट्स। देखो, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू इसलिए, मतलब नॉन स्टॉप है इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है उसका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रेकरिंग है, मतलब चलते रहता है, वो कभी स्टॉप नहीं होने वाला है, कभी नहीं। इसीलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पॉइंट नंबर सेकंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तेरा हो गया जैसे कि जो फैक्टर्स है जिसके मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब अगर वो फैक्टर नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं। बिना कोई फैक्टर के कोई प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देखो, तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तेरा आता है चार। पहला लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा इंटरप्राइज। अगर ये चार होगा तभी फैक्टर, मतलब प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। अगर ये चार नहीं होगा, अगर एक भी अगर नहीं है, मतलब अगर एक भी मिसिंग है तो जो प्रोडक्शन जो है हम लोग का वो ब्रेक कर जाएगा, इससे मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। अगर जैसे हम लोग जैसे कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी बोले तो ऐसा इकोनॉमी जिसका फॉरेन के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, मतलब कोई इंपोर्ट या फिर कोई एक्सपोर्ट कुछ ना हो, जो बिजनेस है वो विद इन द इकोनॉमी चल रहा है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और एक होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में होता है क्या कि जैसे कि जो इकोनॉमी है उसका जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, मतलब बिजनेस चलता है, उसको लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी में जब होता है जैसे कि दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फॉर्म सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर रहता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो फॉर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है। फॉर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है तो कोई भी चीज तो फ्री में तो कोई देगा नहीं किसी को, तो जो फॉर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है उसके बदले जो फॉर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड को लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा और इंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट देगा। सिंपल सा बात है। और मैंने यहाँ फैक्टर पेमेंट और स्लैश में फैक्टर इनकम लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम लोग जो फॉर्म अगर किसी हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा तो फैक्टर पेमेंट कर रहा है ना। और से कोई हाउस होल्ड है अगर वो फॉर्म से रिसीव कर रहा है तो उसके लिए इनकम हो गया, वो फैक्टर इनकम उसके लिए हो गया। और यहाँ पे कि जैसे कि मान लो कोई भी, अगर हम सिंपल अगर ये दो टर्म को समझ रहे तो एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई फॉरेन से कोई कंट्री आई तो उसके तो यहाँ पे जमीन चाहिए, जमीन लेना पड़ेगा, लेबर हायर करना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, इंटरप्राइज उसको सेटअप पूरा खोलना पड़ेगा। तो जो लैंड वो लेगा उसके लिए वो लीज मिलेगा, लीज पे तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर्स तो फ्री में काम करेंगे नहीं, उनको भी अपना गुजारा करना है, तो इसीलिए लेबर्स को वो वेजेस पे करेगा। और कैपिटल, अगर कोई दूसरा आदमी अगर उसके बिजनेस पे कैपिटल लगाए तो वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री फोकट का कोई पैसा तो आपकी कंपनी में लगाएगा नहीं। और लास्ट, इंटरप्राइज, मतलब वो काम करेगा तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, बिना प्रॉफिट का कोई काम तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से बिजनेस सरवाइव करता है। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा तो उसका इतना हार्ड वर्क करके रिस्क लेके तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है गाइस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोड़ना मत। गाइस, आप मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसको पूरा ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो है जो ग्राफ है वो टू सेक्टर इकोनॉमी से लिया, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक हाउस होल्ड है और एक फर्म सेक्टर है। अगर सिर्फ थ्री सेक्टर भी होता है, फोर सेक्टर भी होता है। थ्री सेक्टर में जनरली गवर्नमेंट रहता है, फोर में फॉरेन सेक्टर रहता है, लेकिन हम लोग का जो सीबीएसई का सिलेबस है वो सिर्फ टू सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहीं तक इसको पढ़ेंगे। अब देखो, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज है किसको, फर्म को, ठीक है, फर्म। अब आप लोग फिर से पूछोगे फैक्टर सर्विसेज क्या कहते हैं, तो मैं आप लोग को फिर से याद दिला दूं। लैंड,
सॉरी, कैपिटल और प्राइस एंड, ठीक है, लैंड कैपिटल और लेबर, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज ये जो हाउस होल्ड है, ये फैक्टर, चारों फैक्टर सर्विसेज है, ये फर्म को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फर्म को प्रोवाइड किया, फर्म पूरा काम वाम करेगा, सारा प्रोडक्शन करेगा, और जो भी है फिर फर्म जो है इसको फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट वही सारा है, मैं लिख ले रहा हूँ लेकिन आप लोग को बता दे रहा हूँ। फैक्टर पेमेंट लैंड का होगा इंटरेस्ट, लैंड का होगा रेंट, सॉरी गाइस, लैंड का होगा रेंट, कैपिटल का होगा इंटरेस्ट, और इंटरप्राइज का होगा प्रॉफिट, और लेबर का होगा वेजेस। वो फिर फर्म इसको प्रोवाइड करेगा। जो हाउस होल्ड है इसका जो जितना भी इनकम है, मतलब जितना भी है एज अ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम रिसीव किया फर्म से, वो सारा ये खर्च करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सारा पैसा वो खर्च करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि ये पैसा जाएगा फर्म को। फर्म के पास पैसा जाएगा तो फर्म इसको सीधा ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस किया है वो इसको देगा। इसी माध्यम से जो फर्म जो इन लोगों को पैसा देता है फैक्टर पेमेंट, फर्म जो फैक्टर पेमेंट करता है वो फिर से उसके पास वो पैसा आ जाता है, फिर से वो एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड सेक्टर करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एजम्पशंस। इस जो पूरा फेनोमेना में कुछ एजम्पशंस है। जैसा कि पहला आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ टू सेक्टर मॉडल है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं है और फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जो फर्म है वो जो जितना भी फैक्टर सर्विसेज ले रहा है या तो फिर फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, वो सारा इसी से लेगा, मतलब हाउस होल्ड से ही वो फैक्टर सर्विसेज लेगा, ये तो फिक्स और कहीं से नहीं लेगा। ये दो बात हो गया। और जो कि जो फर्म है वो अपना जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारा हाउस होल्ड को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेच सकता है। ये बात हो गया तीसरा पॉइंट। और इसमें आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में आप लोग देखोगे कि जो फर्म भी है और जो हाउस होल्ड है और फर्म है, जो दोनों है, दोनों से कोई सेविंग नहीं करेगा। मतलब जैसे जो हाउस होल्ड जितना अर्न कर रहा है एज अ फैक्टर इनकम, वो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देगा, फिर से फर्म गुड्स प्रोड्यूस करेगा, फिर से इसको देगा, फिर से ऐसा साइकिल ही चलते रहेगा। मतलब इसमें कोई सेविंग नहीं होगा। और ठीक है गाइस, आप इसको स्क्रीनशॉट या तो फिर लिखना है तो लिख लो, मैं आप लोग देखो। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो तरह का फ्लो होता है, दो। पहला रियल, दूसरा नॉमिनल। अब आप पूछोगे रियल फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो क्या होता है। देखो भाई, रियल फ्लो में आप सिंपल सा याद रखने की वजह से ऐसा सोच सकते हैं। रियल फ्लो में जो रियल होता है, मतलब यहाँ पे जैसे कि जो फैक्टर सर्विसेज हो गया, ये जो हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज हो गया, और एक गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो दो हो गया वो रियल फ्लो हो गया। मतलब इसमें होता है क्या कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फर्म जो है रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, हो गया। और जो रियल फ्लो है उसका दूसरा नाम है, रियल फ्लो है उसका दूसरा नाम जो है फिजिकल फ्लो। उसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो है। मतलब यहाँ पे फिजिकल थिंग्स का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, अगर बोले तो हिंदी में, जैसे कि ये फिजिकल चीज है, ये फिजिकल चीज है, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरा फ्लो हम बात करते हैं, नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो में होता क्या है, इसको तो नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम है मनी फ्लो। इसमें सिर्फ मनी का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया, ये जो दो फ्लो हो गया ये तेरा हो गया नॉमिनल फ्लो। जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी गाइस। ये और ये ऐसे हो गया। और इसमें आप देखोगे कि ये दोनों का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करें तो पहला बात है कि जो रियल फ्लो है उसमें सिर्फ फिजिकल थिंग्स का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज या तो फिर फैक्टर सर्विसेज हो गया। और लेकिन नॉमिनल फ्लो में सिर्फ पैसा का ट्रांजेक्शन होता है, ये हो गया। और इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज हो गया और गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, और नॉमिनल हम लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट। और इसका दूसरा नाम हो गया फिजिकल फ्लो और इसका नॉमिनल
नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम हो गया मनी फ्लो। और जो रियल फ्लो है जिसके रियल फ्लो में होता है कि गुड्स से सब का ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन तो अगर ये गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें, तो इसमें जरूर है कि जो बार्टर सिस्टम होता है, मतलब जब कमोडिटी टू कमोडिटी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका जो डिफिकल्टीज है वो इस फ्लो में फेस किया जा सकता है, और इस फ्लो में नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे मनी है एज अ मॉनेटरी एक्सचेंज। और उसके बाद फिर ये तो टॉपिक क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। जनरेशन देखो, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम लोग को पढ़ना है फेजेस, क्या क्या फेजेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जनरली 3 ही फेज है, सिर्फ 3। देखो पहला जनरेशन फेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा डिस्पोजिशन फेज। अब पूछोगे जनरेशन फेज में क्या होता है। जनरेशन फेज में जनरली होता है कि फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इसमें भी जनरेशन फेज में। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुन के ही पता चलता है कि वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो इसमें होता है कि जो फर्म है वो जो फैक्टर पेमेंट करता है, अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको फैक्टर पेमेंट करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है उन लोगों को इनकम। और उसके बाद डिस्पोजिशन फेज, इसमें होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जो इनकम रिसीव करता है फर्म से, उसको वो एक्सपेंडिचर करता है, वो एक्सपेंड करता है, खर्च करता है उसको, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में वो उसको खर्च करता है। और इसी से कि वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा होता है। देखो अब ग्राफ्स के हेल्प से लोग समझते हैं। पहला जनरेशन फेज, वो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो इनकम था वो फैक्टर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। उसके बाद वो गुड्स डिस्पोजिशन फेज, इसमें क्या हुआ कि वो जो है जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसको वो मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन लोग उसको खरीदे और उसको पेमेंट के फॉर्म को, तो इसके माध्यम से जो पैसा उन लोगों को दिया गया था वो पैसा फिर से घूम फिर के फर्म के पास आ गया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा हो गया। और गाइस इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके नेम पे हिंट है कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर मैटर क्या है। ठीक है गाइस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टॉक एंड फ्लो कांसेप्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग टाइम अगर बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट करना आपस में। देखो भाई, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला स्टॉक कांसेप्ट। देखो स्टॉक कांसेप्ट एक ऐसा कांसेप्ट है, इसमें जो लोग मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से, कुछ भी मेजर करते हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जैसे कि अगर अभी मन किया अभी चेक कर लिए, ऐसे अगर गोडाउन में मेरा कितना सामान पड़ा हुआ है हम जाएंगे तो हम अभी जाके चेक कर सकते हैं। वैसे ही फ्लो कांसेप्ट में देखो मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पार होने के बाद उसको मेजर किया जा सकता है। जैसे 1 महीना बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 दिन बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। जैसे कि जो सेंसस होता है, जो जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 10 साल के बाद होता है। वैसे ही ये भी होता है जो मेजर ओवर अ पीरियड टाइम, उसको हम फ्लो कांसेप्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, मतलब स्टॉक कांसेप्ट। देखो जैसे कि बता चुके हैं, जब मन के तब मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है। अब फ्लो कांसेप्ट में जैसे कि कुछ टाइम पार होने के बाद उसको मेजर करते हैं, जैसे 1 साल बाद, 10 साल बाद, इसमें टाइम डायमेंशन है, उसको टाइम के अनुसार, टाइम के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक कांसेप्ट। स्टॉक एक स्टैटिक कांसेप्ट, मतलब रुका हुआ कांसेप्ट है, मतलब कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है ऐसा। और ये फ्लो कांसेप्ट डायनेमिक है, मतलब ये चेंज होता है, ईयर बाय ईयर चेंज होगा। समझ लो 10 साल में पॉपुलेशन अगर मान लो 10 करोड़ बढ़ रहा है, तो वैसे ही मान लो नेक्स्ट ईयर में 15 करोड़ बढ़ा, 20 करोड़ बढ़ा, ऐसा। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो एग्जांपल ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ है तो कभी भी मेजर कर लिया, कितना भी हम लोग के देश में मतलब पैसा है, कितना फॉरेक्स है, ये सब रिजर्व्स है, वो सब हो गया। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, मतलब कितना व्हीट स्टोर्ड है, कितना लोग रिजर्व रखते हैं कि जो कभी भी अगर प्रॉब्लम का सिचुएशन तो उसमें उसको यूज कर सके। अब देखिए इसका एग्जांपल फ्लो कांसेप्ट का, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम लोग हमेशा 1 साल के बाद मेजर करते हैं, जैसे ईयर बाय ईयर तुरंत मन के अभी मेजर नहीं कर सकते, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे 1 साल के बाद हम लोग नेशनल इनकम मेजर करें, ऐसा टाइम डायमेंशन है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, से कितना व्हीट प्रोड्यूस हम अभी कैसे बता देंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि 2020 में कितना व्हीट प्रोड्यूस है तो हम अभी नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए कि 2019 में कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के बीतने के बाद पूछा जा रहा है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मेन कांसेप्ट यही है। और गाइस आप लोग याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, अब हम लोग का ये चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो चुका है। तो गाइस
If you like the video, please press the like button. If you dislike the video, then please press the dislike button. And also please mention why you dislike the video, and also please give the reason and how can I overcome from it to help you in understanding the chapters, the logic. और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करना और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाओ और मेरा कंसेप्ट उनको दो। जय हिंद।